मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको नेहरू युग में भारत अमेरिकी मतभेद के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब जो आजकल जो हमारे भारत अमेरिका के संबंध हैं वो बहुत अच्छे मधुर संबंध हैं, आपसी सूझबूझ वाले संबंध हैं। पर सदैव से ये संबंध इस प्रकार के नहीं रहे हैं। शुरू में जो नेहरू युग था उस समय इनमें बड़ा उतार चढ़ाव रहा और शायद मैं ये कहूँ कि अमेरिका ने उस समय भारत को कम आंका था। तो यहाँ पर मैं जो मतभेद नेहरू युग में उभर कर सामने आए थे, जो टकरार थी, उन कुछ एक बिंदुओं को आपके सामने आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक आप श्रवण करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें मैं सबसे पहले लेता हूँ साम्यवाद एवं साम्यवादी गुट। साम्यवाद और साम्यवादी गुट को लेकर दोनों के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में कटुता थी, क्योंकि युद्धोत्तर काल में अमेरिकी विदेश नीति का मूल आधार ही साम्यवाद के प्रसार को रोकना रहा है। साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका ने युद्धोत्तर काल में उन्हें फांसीवादी और तानाशाही शासनों का समर्थन किया, जिनके विरुद्ध उसने द्वितीय महायुद्ध में भाग लिया था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसने स्वयं को विश्व का पहरेदार बना लिया और संधियों व नाटो जैसे सैनिक संगठनों के निर्माण द्वारा साम्यवाद के प्रसार को रोकने का प्रयास किया। जॉन फोस्टर डलेस ने स्पष्ट कहा था कि जो हमारे साथ नहीं वह हमारे विरुद्ध हैं। दूसरी ओर भारत ने तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय और न उसके बाद साम्यवादी हाथी से भयभीत था। भारत के लिए साम्यवादी होवा चिंता का इतना अधिक विषय नहीं था जितना कि उसके लिए आर्थिक विकास का मुद्दा था। भारत दोनों ही महाशक्तियों से मैत्री चाहता था, दोनों से आर्थिक सहायता चाहता था। अतः भारत ने अपने निर्गुट नीति के कारण साम्यवाद के विरुद्ध अमेरिका की भांति कभी कठोर दृष्टिकोण नहीं अपनाया। तो ये इस विश्लेषण से बात है वो स्पष्ट हो जाती है कि अमेरिका के लिए साम्यवाद और जो उसके साम्यवादी गुट में जो बहुत से राष्ट्र लाल झंडे के नीचे आ चुके थे, लाल हो चुके थे, तो वो बहुत बड़ा वो खतरा मान रहे थे और उसके परिरोधन के लिए, उसको रोकने के लिए अमेरिका संसार में एक विश्व के पहरेदार की, दुनिया के पहरेदार की भूमिका में आ गया और अनेक सैनिक संगठन, समझौते, संधियां, इस प्रकार का सारा सब उसको घेरने के लिए किया गया। हाँ, भारत ने इसमें उनके जो इस प्रकार के समझौते, संधियां
और सैन्य अड्डे थे, वो इसके लिए तैयार नहीं था उसमें शामिल होने के लिए। और भारत के लिए साम्यवाद या इस प्रकार का कोई बड़ा खतरा भी नहीं था। भारत के लिए तो चिंता का विषय ये था कि उसका आर्थिक विकास कैसे हो। तो भारत निश्चित रूप से इन दोनों ही महाशक्तियों से आर्थिक सहायता, तकनीकी सहायता, औद्योगिकरण के लिए जो तकनीकी होती है, तो ये सारा सब वो चाहता था। और एक के साथ जुड़ने का मतलब दूसरा के द्वार बंद हो जाते, तो निश्चित रूप से फिर हमारी एक निर्गुट संलग्नता की नीति थी, उसमें हम किसी महाशक्ति से प्रत्यक्षता जुड़ भी नहीं सकते थे। वो हमारे विचारों, सिद्धांतों के खिलाफ की बात थी। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में कटुता रही। दूसरा, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत की विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद एवं रंगभेद की कटु आलोचना करना रहा। इसके विपरीत अमेरिका ने औपनिवेशिक शक्तियों का समर्थक बनकर तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में अपनी छवि को धूमिल कर लिया। उसकी सारी राजनीति और हित ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड जैसे पूर्व साम्राज्यवादी राष्ट्रों के साथ जुड़े हुए रहे और हैं। तो भारत ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की पीड़ा झेली थी, उसके विरुद्ध संघर्ष किया था, लंबा संघर्ष। परंतु विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भारत की नीति इनके खिलाफ रही, विदेश नीति जो भी है। जबकि अमेरिका ने जो ये औपनिवेशिक ताकतें, साम्राज्यवादी ताकतें थी, वो उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उनका खास मित्र बनकर उभरा। वो उन सबको साथ लेकर चल रहा था और वो सब कहना चाहिए एक ही उनकी रणनीति और वैदेशिक नीतियाँ जो एक दूसरे को समर्थन करने वाली थी। और इस वजह से जो तीसरी दुनिया के देश थे, एशिया अफ्रीका के राष्ट्र, जो गरीब राष्ट्र विकासशील थे, उनमें सब में अमेरिका की छवि खराब हो गई उनका समर्थन करके। तो एक ये यहाँ पर हमारा थोड़ा सा मतभेद था। तीसरा, गुटनिरपेक्षता। पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत गुटनिरपेक्षता की नीति का वर्ण कर लिया। भारत ने एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों को संगठित करने का प्रयत्न किया और वह गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का नेतृत्व करने में सफल हो गया। अमेरिकी विदेश नीति निर्धारकों को भारत की यह भूमिका अच्छी नहीं लगी और वे इसे शंका की दृष्टि से देखने लगे। अमेरिका भारत को एक जबरदस्त प्रतिरोधी के रूप में मानने लगे, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनसे टक्कर लेने वाला जैसे लगा और भारत टक्कर लेने भी लग गया था, यह भी कहना चाहिए एक प्रकार से। तो इन बातों को लेकर भी हमारी गुटनिरपेक्षता की जो नीति है और जो एशिया अफ्रीका में जो भारत नेतृत्व कर रहा था, उन राष्ट्रों को संगठित कर रहा था, तो वो सारा सब अमेरिका से बड़ा चिंतित था और उसके जो विदेश नीति निर्धारक थे उनको भारत की ये भूमिका अच्छी नहीं लगी और वो भारत को इस प्रकार से एक कट्टर शत्रु के रूप में, एक प्रतियोगी के रूप में देखने लग गए थे। नंबर 4, सैनिक गुटबंदियाँ। अमेरिका ने साम्यवाद को रोकने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सुरक्षा व्यवस्थाओं तथा सैनिक संधियों एवं मैत्रियों का निर्माण किया, जैसे रियो संधि, नाटो संधि, एंजस संधि, सीटो संधि आदि। इसके विपरीत भारत हर प्रकार के युद्ध का विरोधी रहा है, चाहे वह गर्म युद्ध हो चाहे शीत युद्ध। इसलिए भारत ने
सैनिक अड्डों की स्थापना का, सैनिक समझौतों का एवं बड़ी शक्तियों द्वारा छोटे राष्ट्रों को सैनिक सहायता दिए जाने का विरोध किया। भारतीय दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटों का निर्माण विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए हानिकारक है, खतरा है। भारत ये मानकर चलता था, भारत का ये दृष्टिकोण था। तो जो भी सैनिक गुटबंदियां और ये समझौते हुए, भारत इसको विश्व शांति और सुरक्षा के लिए खतरा ही मानता था। एक कश्मीर समस्या, कश्मीर दिसंबर 1947 में भारत ने कश्मीर विवाद संयुक्त राष्ट्र संघ में समाधान के लिए प्रस्तुत किया। तो प्रारंभ में अमेरिकी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र संघ में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया था कि कश्मीर का भारत में विलय पूर्ण तथा विधिवत है, परंतु बाद में अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद में भारत विरोधी प्रस्ताव पारित कराने का प्रयत्न किया। अमेरिका ने कश्मीर समस्या की तुलना जूनागढ़ से कर इसे हिंदू मुस्लिम संघर्ष कहकर और भी उलझन में उलझा दिया मामले को। ये कदम अमेरिका ने सोच समझकर अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु उठाया था, क्योंकि सोवियत संघ को घेरने के लिए वह पाकिस्तान में सैनिक अड्डे स्थापित करना चाहता था। तो ये उसकी सोची समझी चाल थी। जब हम कश्मीर समस्या विवाद को लेकर गए तो उनके प्रतिनिधि ने वहाँ समर्थन किया इस बात का, परंतु बाद में उन्होंने अपने स्वार्थों के वशीभूत सोचा कि इधर एशिया में सोवियत संघ के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए वो पाकिस्तान में सैनिक अड्डे स्थापित करना चाहता था, इसलिए पाकिस्तान का पक्षकार बन गया और कश्मीर समस्या को जूनागढ़ समस्या से तुलना करके और भी उलझा दिया कि ये तो वास्तव में हिंदू मुस्लिम संघर्ष है, कहकर इसको भी पेचीदा बना दिया। आगे 6वां, चीन में साम्यवादी क्रांति और भारत द्वारा मान्यता। 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हो गई, जो कि अमेरिका की बहुत बड़ी कूटनीतिक हार थी। अमेरिका ऐसा नहीं चाहता था कि वहाँ पर साम्यवाद की जीत हो। अमेरिका ने यह कोशिश की कि भारत चीन को मान्यता प्रदान नहीं करे। इसके विपरीत नेहरू ने अपनी असंलग्नता की नीति और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का परिचय देते हुए दिसंबर 1949 में ही साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान कर दी और इसके साथ ही जनवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिए वो प्रतिवर्ष वहाँ पर प्रस्ताव लाने लग गया। इस प्रकार से इन और भी ये मुद्दे हैं कई, पर समयाभाव के कारण ये जो मैंने आज जो रखे हैं तो ये इस पर आप और भी यदि मेरे से कुछ छूट गया है तो आप इसमें मेरा सहयोग करेंगे। विचारों का आदान प्रदान जो कमी बेशी है उसके लिए आप अपनी बात को मेरे तक संप्रेषित करने की कोशिश करेंगे और मैं इसके लिए आपका ध्यानपूर्वक सुना, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।